हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लास में पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेटा देखो, कोई भी चीज होती है उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से होती है। अभी तक आप लोगों ने सोल ट्रेड पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, जॉइंट इनटू फैमिली पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा। ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उनकी जो लिमिटेशंस थी, उनकी जो कमियां थी, उनको रिमूव करने के लिए नई फॉर्म एग्जिस्टेंस में है। जैसे कि आप लोगों ने देखा सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के अंदर क्या दिक्कत थी, वहां पे लिमिटेड कैपिटल थी, वहां पे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल थी, वहां पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिस्क था, वहां पे मैनेजरियल एफिशिएंसी रिड्यूस होने के साथ साथ रिस्क जो था वो भी अनडिवाइडेड था। तो बहुत सारी कमियां थी वहां पे, लिमिटेड मेंबर्स थे वहां पे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने इन सारी की सारी कमियों को रिमूव करने के लिए एक नई फॉर्म डेवलप करी, एक नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जिसका नाम था कंपनी। तो बेटा कंपनी में क्या था, कंपनी के अंदर उन्होंने जो भी कंपनी की कैपिटल थी, जो भी कंपनी की कैपिटल थी उसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया। उसको उन्होंने स्मॉल अमाउंट के शेयर्स में यानी कि छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब वो जो शेयर था उसका प्राइस जो होता था या जो उसका अमाउंट था वो बहुत लिमिटेड था, उसका अमाउंट क्या था, कम था। तो उसका अमाउंट कम होने की वजह से वहां पे चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो लोग आके उस कंपनी में ओनर बन सकते थे। क्या बन सकते थे, ओनर बन सकते थे। ओनर बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना, यानी कि जो उस कैपिटल का टुकड़ा है, पार्ट ऑफ कैपिटल है, शेयर ऑफ कैपिटल है, उसको परचेज करो और आप उस कंपनी के ओनर बन जाओ या मेंबर बन जाओ। तो जो लोग उस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया करते थे उनको बोला जाता था शेयर होल्डर। क्या बोला जाता था, शेयर होल्डर। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कंपनी की है। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो कंपनी का मीनिंग क्या है मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में बता देता हूं पहले, और उसके बाद हम उसको सिंपल वर्ड्स में समझ लेंगे। वो बोलता है, अ कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is willingly established by some person for earning profit। एक कंपनी जो है वो ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कुछ लोगों ने जानबूझकर अपनी इच्छा से क्रिएट किया है प्रॉफिट कमाने के लिए। एक कंडीशन और होती है इसके साथ, अंडर द कंपनीज एक्ट। उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया या फिर बनाया जो है वो किसके हिसाब से बनाया है, किसके अंडर उसको बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है कंपनीज एक्ट के अंडर बनाया जाता है। और आगे क्या लिखता है, मैनी पर्संस जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन अ कंपनी एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। वो कहता है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग आके कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए कंपनी को कंपनी भी बोला जाता है और साथ ही साथ उसको बोला जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि कंपनी जो है वो एक कॉमन सील के अंडर काम करती है। कंपनी जो है वो एक कॉमन सील से काम करती है और कंपनी के लिए कॉमन सील को एक्वायर करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। यानी कि अगर मैं आपको कुछ सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि आपने शेयर परचेज किया, शेयर जो है वो 10 रुपए का एक है। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। यानी कि कैपिटल का एक पार्ट परचेज करने वाले हो, यानी कि वो कितने का होगा, 10 का। सपोज आपने नंबर ऑफ शेयर परचेज किए, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए आपने
100 आपने नंबर ऑफ शेयर कितने परचेज कर लिए, 100 शेयर्स आपने परचेज कर लिए। तो अब आपका कितना पैसा कंपनी के अंदर लग गया, 100 शेयर है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, आपके कितने पैसे लग गए, 1000 रुपीस। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कंपनी को चाहे घाटा हो तो भी आपके कितने मैक्सिमम पैसे डूब सकते हैं या आपको मैक्सिमम कितने पैसे भरने पड़ सकते हैं, वो है 1000। वो कितने पैसे हैं, 1000। और अगर मान लो ऐसा हुआ कि 10 रुपए का शेयर था लेकिन अभी तक उसमें से आपने कितने पैसे दिए हैं, 8 रुपए अभी तक आपने कंपनी को दे दिए, तो अब आपकी जो लायबिलिटी है, अब आपकी जो लायबिलिटी है वो कितनी है, आपने कितने पैसे कंपनी को और देने, 100 शेयर है और आपने 2 रुपए अभी तक नहीं दिए, तो आपने कंपनी को कितने पैसे देने अभी, 200 रुपए। तो इसलिए बोला जाता है कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है वहां पे। और दूसरी बात, कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। एक एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंडर जाके आपको इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसीलिए इसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, कंपनी के फीचर क्या क्या होंगे, जो कंपनी है उसकी क्या विशेषताएं, या उसके ऐसे बोले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, या ऐसे बोले कि उसके क्या फीचर्स होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। मैं आपको फटाफट बताता जाता हूं फीचर क्या क्या है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, सॉरी, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, रजिस्टर्ड। तो ये एक ऐसी रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ का पर्सन का मतलब क्या है, जिसके अंदर काफी लोग इन्वॉल्व हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब जिसके अंदर काफी लोग मिले हों, उसको हम बोल देते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और ये कैसी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, रजिस्टर्ड फॉर्म है। मतलब क्या है सर इसका, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसको आपने कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करवाया हुआ है। ठीक है? और इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि एक सिंगल पर्सन कभी भी कंपनी नहीं बना सकता। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको अगर एक पब्लिक कंपनी बनानी है, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी बनानी है, तो आपको उसके लिए 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम 7 लोग पब्लिक कंपनी को बना सकते हैं। और अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो वहां पे आपको मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? अब इस पॉइंट को हम फटाफट रीड कर लेते हैं एक बारी। Company is an incorporated or registered association of person. Under the Companies Act, no single individual can form a company. A minimum number of 7 person can form a public company, while a minimum number of 2 person can form a private company. Hence, company is an association of person which has more than 1 person, and its registration is essential. वो क्या कहता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको एक पर्सन क्रिएट नहीं कर सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैंने आपको बोला ना, जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर आपने उसको रजिस्टर करवा लिया तो उसको क्या बोल देंगे, इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्लियर? अगली बात, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी जो वो है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब नॉन लिविंग थिंग आप बोल सकते हो। आर्टिफिशियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंपनी का बर्थ मदर से नहीं होता, कंपनी की कोई मदर नहीं होती। कंपनी का क्रिएशन जो है वो लॉ से होता है। कंपनी को बनाया कैसे जाता है, लॉ की हेल्प से। लेकिन इसको पर्सन इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंपनी जो है वो अपने नाम के ऊपर, अपने बेसिस के ऊपर कोई भी एसेट को परचेज कर सकती है, कोई भी एसेट को सेल
है, उसके ऊपर कंपनी के नाम के ऊपर कंपनी पे केस किया जा सकता है और कंपनी भी अपने नाम से किसी दूसरे के ऊपर केस कर सकती है। इसलिए इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला जाता है, क्योंकि इसकी क्रिएशन किससे हुई है? लॉ से हुई। इसकी क्रिएशन किससे हुई? लॉ से हुई, इसलिए इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेम इसी के जैसा ही है ये, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये है सेपरेशन फ्रॉम ओनर्स। सेपरेशन फ्रॉम ओनर्स मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो अपने ओनर से सेपरेट है। सेपरेट का मतलब अलग है, ओनर अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी अपने बेसिस पे काफी सारे यहाँ पे काम कर पाएगी, जैसा कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में नहीं होता था। वहां पे जो फर्म थी और जो सोल ट्रेडर था उनको सेम माना जाता था इन द कंसिडरेशन ऑफ लॉ या इन द आई ऑफ लॉ। मतलब लॉ के अनुसार उनको ये माना जाता था कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो सेम है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। जो ओनर्स हैं यानी कि जो इसके मेंबर्स हैं वो अलग माने जाएंगे और जो कंपनी है वो अलग मानी जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे वही बात है कि अगर जैसे पार्टनरशिप में था, अगर किसी पार्टनर ने कोई काम किया तो उसके लिए दूसरे पार्टनर्स भी बाउंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर कोई भी काम कंपनी करती है तो उसके लिए उसके मेंबर्स बाउंड नहीं होंगे, और अगर मेंबर ने कोई काम कर दिया तो उसके लिए कंपनी बाउंड नहीं होगी। मतलब मेंबर ने किसी से कंपनी के नाम पे कोई लोन ले लिया तो कल को कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है, क्योंकि वो लोन मेंबर ने लिया है, कंपनी ने नहीं लिया। क्लियर। नेक्स्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है परमानेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है परमानेंट एग्जिस्टेंस। कंपनी जो है उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी ज्यादा होती है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो परमानेंट है। मेंबर्स के ऊपर उसकी एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं करती। मेंबर आए चाहे मेंबर जाए, इस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेचुअल सक्सेशन तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परमानेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जैसा कि सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में होता था, वहां पे अगर सोल ट्रेड है तो जैसे ही वहां पे ओनर को कोई प्रॉब्लम होती है उसी टाइम जो फर्म है वो बंद हो जाती है। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। अगर मेंबर्स वहां पे कभी भी चाहें तो अगर छोड़ के जा रहे हैं, मिनिमम मेंबर जो है वो कम हो गए, तो उस केस में पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा बहुत रेयर होता है। कंपनी जो है वो किसी पार्टनर के आने या किसी के जाने या किसी पार्टनर की डेथ होने, यानी कि पार्टनर का मतलब यहाँ पे मैं मेंबर से बोल रहा हूँ, मेंबर के आने या मेंबर के जाने या मेंबर के डेथ होने से या मेंबर के बैंकरप्ट होने से कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो परमानेंट होती है। हाँ, अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो लीगली बाय लॉ आप इसको क्या कर सकते हो? इसकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकते हो। ठीक है। एक स्लोगन लिखा हुआ है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स आए, मेंबर्स में गो, मेंबर्स जाएं, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। लेकिन कंपनी जो है वो लगातार चलती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। इसको मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे जितने उन्होंने शेयर्स लिए हैं या जितनी उन्होंने गारंटी दी है, सिर्फ मेंबर की लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है। अगर आपने 10 शेयर लिए या 100 शेयर लिए, एक शेयर 10 रुपए का था, तो आपकी लायबिलिटी बनती थी 1000 रुपए। लेकिन अगर वो 1000 रुपीज आपने कंपनी को पे कर रखे हैं तो अब आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है।
तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड। जितने शेयर लिए सिर्फ उतना पैसा देना है। अगर आपने वो पैसा सारा दे रखा है कंपनी को तो फिर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि आपने शेयर परचेज कर लिए, 10 रुपए का एक शेयर था, लेकिन अभी तक आपने उसके लिए उसको पे किया सिर्फ 8 रुपए। पे कितने कर दिए? सिर्फ 8 रुपीस। तो अब जो पेंडिंग अमाउंट है 2 रुपीस, वो आपकी लायबिलिटी है, उतना आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। और बाय चांस अगर आपने कभी कोई गारंटी दे दी कंपनी को, तो जितनी गारंटी आपने दी हुई है उतनी गारंटी आपको बियर करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब आप बोल सकते हो सिग्नेचर ऑफ कंपनी, या इसको बड़े सिंपल शब्द में बोलूं मैं आपको तो इसको बोलते हैं स्टैंप ऑफ कंपनी। स्टैंप ऑफ कंपनी। मैंने अभी बताया कि कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक पर्सन है, लीगली एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अब वो अपने बिहाफ पे प्रॉपर्टी परचेज भी करेगा, सेल भी करेगा, अपने बेसिस पे डीलिंग्स भी करेगा। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती वहां पे, उस चीज का प्रूफ नहीं दे सकती कि ये मेरा है। तो इसलिए कंपनी की एक कॉमन सील यानी कि एक स्टैंप बनवाई जाती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके लिए कंपनी लायबल होगी, उसके ऊपर कंपनी की सील लग जाती है। क्या लग जाती है? स्टैंप यानी कि कॉमन सील लगाई जाती है। तो कॉमन सील का मतलब स्टैंप ऑफ कंपनी से है। और ये जो स्टैंप होती है ये किसके पास होती है? सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा उसके पास ये स्टैंप अवेलेबल होती है। और अगर अब आप कहोगे सर ऐसे तो कोई भी चोरी करके स्टैंप लगा देगा तो कंपनी लायबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता बेटा। जब स्टैंप लगाई जाती है उस स्टैंप के ऊपर कम से कम 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है कि ये लोग उसके एविडेंस हैं कि ये कंपनी ने ही स्टैंप लगाई थी। ठीक है? नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर जैसा कि पार्टनरशिप में था। पार्टनरशिप में अगर आपको अपने शेयर ट्रांसफर यानी कि आपका इंटरेस्ट आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था? बाकी जो पार्टनर है उनसे पूछना पड़ेगा, भाई मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरी जगह मेरे भाई को इन्वॉल्व कर लो। तो अगर वो एग्री होंगे तभी आप ऐसा कर सकते हो, अपने भाई को वहां पे लगा के और खुद जा सकते हो। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी एक पब्लिक और प्राइवेट 2 टाइप की कंपनी होती है, अगर आपके पास पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं तो आप किसी भी टाइम बिना किसी की परमिशन से उनको सेल कर सकते हो, यानी कि उसको ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे पर्सन को। ठीक है? नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है उन दोनों को सेपरेट किया गया है। सेपरेट कैसे किया गया है? सेपरेट ऐसे किया जाता है बेटा कि कंपनी की जो कैपिटल है उसको आपने तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम आपने रख दिया शेयर। तो कोई भी पर्सन है उसने अगर मान लो 1 शेयर ले लिया तो वो क्या आगे कंपनी को मैनेज करेगा, वही सारे डिसीजन लेगा वहां पे? ऐसा नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनके मेंबर्स जो होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने शेयर परचेज किए हुए हैं, वो अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, अलग अलग जगहों से उन्होंने शेयर परचेज किए हुए हैं। तो सब लोग सेम टाइम पे मीटिंग में अवेलेबल नहीं हो सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो सारे शेयर होल्डर हैं वो बैठते हैं और वोटिंग करते हैं और वहां के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो बाकी सारे शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। क्या होंगे? रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो सारे शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, आगे पेड एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर को मैनेजर को अपॉइंट कर लिया, और जो एम्प्लॉइज हैं उनको अपॉइंट करना स्टार्ट कर देते हैं जो सैलरी के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है
कि इसमें जो कंपनी को चला रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो अलग हैं, और जो उसकी ओनरशिप है वो अलग है। इसके अंदर जो ओनरशिप है वो कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उन्होंने मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंट किया? मैनेजर्स को, जो बदले में क्या लेते हैं? सैलरी। तो ओनर अलग हो गया और मैनेजर अलग हो गया। तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है मैनेजमेंट का और ओनरशिप का। नेक्स्ट वन इज रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग, रिस्क बियरिंग का मतलब क्या है कि सोल ट्रेड में जो था, सोल ट्रेड के अंदर सारा का सारा रिस्क जो था वो एक ही पर्सन बियर करता था। पार्टनरशिप जो आई वहां पे कितने लोग बियर कर रहे थे? वहां पे 2 लोग हैं या मैक्सिमम 50 लोग हैं वो बियर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम, पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब क्या होगा? रिस्क बियरिंग जो है वो डिवाइड हो जाएगी सारे मेंबर्स के अंदर। तो कंपनी क्या करती है, क्योंकि सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा रिस्क आने वाला है, तो कंपनी बड़े रिस्क ले लेती है। बड़े रिस्क का मतलब यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी बात बोली जाती है बिजनेस के अंदर, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, या हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। जिसके अंदर भी, जिस बिजनेस के अंदर भी या जिस डिसीजन के अंदर ज्यादा रिस्क होगा वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कंपनी कई बार ऐसे वेंचर्स के अंदर एंटर कर जाती है जो बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं, और कई बार वहां पे सक्सेस मिलने पे क्या होता है, सबको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, ये तो आपके हैं फीचर्स। अब उसके बाद हम करेंगे एडवांटेजेस। उसके बाद हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, कि कंपनी के क्या क्या एडवांटेज हैं, कंपनी के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ के जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। इस पॉइंट को, फीचर वाले पॉइंट को यहाँ पे उठा के रख दिया उन्होंने। दूसरी बात, शेयर ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। यहाँ पे शेयर्स को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मान लो आज मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर ले लिए, मेरा इंटरेस्ट अब धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद खत्म हो गया, मैं वहां पे काम नहीं करना चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने शेयर को आपको बेच के और अपने शेयर को क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ किसी दूसरे पर्सन को बिना किसी की अप्रूवल के। कंडीशन ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में होती है। अब क्योंकि मैं किसी भी टाइम बिना किसी से पूछे अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूं, तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, कंपनी के अंदर आके इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी होती है। अभी बताया परमानेंट एग्जिस्टेंस, जो बताया था आपको कि कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो सेपरेट होती है ओनर से, तो मेंबर के आने से या जाने से या उसके बैंकरप्ट होने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कंपनी लंबे टाइम तक काम कर सकती है। नेक्स्ट वन इज स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सटेंशन। यहां पे कंपनी के पास ग्रोथ और एक्सटेंशन के काफी सारे चांसेस होते हैं। रीजन यही है क्योंकि उनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने की वजह से वो काफी सारे बिजनेस को बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर कर सकती है। लार्ज स्केल के ऊपर कर पाने से वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। लार्ज स्केल पे करेगी तो ग्रोथ भी हो रही है, धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर रही है क्योंकि पैसा आ सकता है उनके पास। दूसरी बात ये है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। रीजन सेम यही कि उनके पास पैसा बहुत होता है, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि पर यूनिट प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया था
कि सोल ट्रेड है चाहे आपका पार्टनरशिप है, वहां पे मैनेजमेंट कौन करता है? वहां पे मैनेजमेंट करते हैं खुद ओनर्स, मालिक जो है वो खुद मैनेजमेंट करते हैं। तो अब बेटा वो इतने स्किल्ड नहीं होते कि वो सारा काम खुद से संभाल पाए। अब कंपनी के पास क्या होता है, कंपनी के पास बहुत पैसा है, काफी सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो वो क्या करती है, मैनेजमेंट को जो एक्सपर्ट है उनको हायर कर लेते हैं। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पे जुड़ना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि कंपनी की कंटिन्यूटी होती है, कंपनी लंबे टाइम तक चल सकती है, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिखना होता है। अगर सोल ट्रेड वाले चाहें कि वो उनके साथ जुड़ भी जाएं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को अगर वो हायर भी करना चाहें, तो भी कई बार मैनेजमेंट एक्सपर्ट सोल ट्रेड या पार्टनरशिप में इसी रीजन की वजह से नहीं जुड़ते कि वहां कंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी को एक ये भी बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद हम करेंगे इसकी लिमिटेशंस, कि कंपनी फॉर्म की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब हम करेंगे लिमिटेशंस, क्या क्या उसके नुकसान आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि क्या उसकी बाउंडेशंस हैं या उसकी क्या लिमिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। लिमिटेशंस हम करने वाले हैं, लिमिटेशंस ऑफ कंपनी। सबसे पहले डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। कंपनी को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। तो जब आप रजिस्टर करवाने जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, जैसे कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है। ये सब बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और ये प्रोसीजर भी बहुत क्या होता है, लंबा होता है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि कंपनी को बनाना बड़ा ही टफ टास्क है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। नंबर 2 पे है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी, यहां पे सीक्रेट्स नहीं रहते। सीक्रेट क्यों नहीं रहते? क्योंकि कंपनी जो होती है उसको अपने अकाउंट्स को पब्लिश करवाना होता है और काफी सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो रजिस्ट्रार को डिपॉजिट करानी पड़ती है। और कोई भी पर्सन चाहे तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके एक प्रिस्क्राइब फीस लगती है, वो फीस भर के किसी भी कंपनी के अकाउंट्स देख सकता है। तो वहां पे कंपनी में सीक्रेसी बहुत कम होती है, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। उसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन, बेटा जैसे आपने पढ़ा था सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है कि मैंने अगर अच्छा काम किया तो उससे जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, ऐसा होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है। तो मैनेजमेंट जो है वो पेड पे होती है, सैलरी वगैरह पे होती है, तो वो लोग ज्यादा एफर्ट इसी रीजन की वजह से नहीं कर पाते कि अगर हमने अच्छा काम किया तो भी सारा प्रॉफिट किसका होगा, ओनर्स का। किसका प्रॉफिट होगा, ओनर का। इसलिए यहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर मोटिवेशन क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, कंपनी फॉर्म के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट उनको काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं कि आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट कराने पड़ेंगे या फिर आपको लीगल प्रोसीजर जो भी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए बहुत टफ टास्क हो जाता है कि गवर्नमेंट की सारी नॉर्म्स को मानना। तो वो लोग क्या करते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स को जो इस काम में निपुण है, एक्सपर्ट्स हैं, उनको हायर कर लेती है कि हमारा एटलीस्ट ये काम अच्छे से हो जाए। तो बेटा लीगल एक्सपर्ट को अगर आप हायर करोगे तो उसके चार्जेस भी ज्यादा लगते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं लीगल एक्सपर्ट्स। तो इस रीजन की वजह से ये भी इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। उसके बाद है डिले
डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन में भी डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि काफी सारे मेंबर्स हैं, कोई भी डिसीजन लेना है सारे मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा, एक मीटिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो डिसीजन लिया जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो इसी मीटिंग्स में ही निकल जाती है, मतलब जब तक आप मीटिंग्स कर रहे हो, रिजोल्यूशन पास करा रहे हो, इतने में उसका कोई और एडवांटेज ले जाता है। तो ये इसका एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। लास्ट पॉइंट इज ओलिग्राफिक मैनेजमेंट। ओलिग्राफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि जो मैनेजमेंट है वो कुछ लिमिटेड, जिनके पास बड़े अमाउंट में शेयर्स होते हैं उन्हीं के हाथ में होता है। हालांकि ऐसा बोला जाता है कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जिसके पास एक शेयर है तो उससे थोड़ी पूछा जाएगा कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिनके पास कंपनी के ज्यादा अमाउंट में शेयर हैं, ज्यादा क्वांटिटी में शेयर होते हैं, वही लोग यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कंपनी की मैनेजमेंट जो होती है वो ओलिग्राफिक होती है। ओलिग्राफिक का मतलब मैनेज्ड बाय लिमिटेड पीपल्स, उसको बोलते हैं ओलिग्राफिक मैनेजमेंट। क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है और उनके डिफरेंस आपको कराए जाएंगे, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा प्लीज आप लोग साथ साथ जो भी आपको लेक्चर सेंड किया जाता है उसको साथ साथ देखा करो और बुक की रीडिंग ले लिया करो। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट सारा आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है बेटा? थैंक यू।